नमस्कार साथियों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल में। आज हम भाषा की प्रथम कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अगर आपको लगता है हाँ हमारे काम का कंटेंट मिल रहा है सामने से, तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। तो बिना समय नष्ट किए आइए चलते हैं आगे। हम उससे पहले एक बात बता दें, ये जो भाषा की कक्षा है स्पेशली सामान्य भाषा को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। भाषा की जो सीरीज़ चलेगी हमारी, जिसे आप जनरल हिंदी बोल लीजिए या सामान्य हिंदी बोल लीजिए, जो हर जगह आपके काम आएगी, चाहे वो CUET 2023 का एग्ज़ाम हो जो अभी होने वाला है, ठीक है, चाहे CUET PG का एग्ज़ाम हो जो अभी होने वाला है, उसमें भी जनरल हिंदी आती है। या कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीचिंग एग्ज़ाम हो, चाहे CTET KVS NVS, ठीक है, और SSC GD, जहाँ भी हिंदी आती है सामान्य हिंदी, वहाँ पर ये जो हमारी भाषा की सीरीज़ है वो आपके लिए लाभदायक होगी, ऐसी हमें आशा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम भाषा से ही प्रारंभ करेंगे। आज भाषा का अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। भाषा क्या है, यहाँ जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होगा उसी पर चर्चा की जाएगी बिना समय नष्ट गवाए। जैसे कि हमारे इस चैनल का मोटो है, डू स्मार्ट वर्क रेदर देन हार्ड वर्क। हार्ड वर्क आप सभी लोग करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क ना होने की वजह से आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना है। हमें वही चीज़ें पढ़नी है, वही चीज़ें दिमाग में डालनी है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ना कि सभी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ज्ञान तो सभी लेते हैं, लेकिन सिलेक्शन जब हो जाता है तो ज्ञान और भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे भाषा। भाषा का अर्थ। भाषा क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों एवं भावों को दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। बिल्कुल ठीक। मनुष्य संप्रेषण के लिए सबसे अधिक जिस माध्यम का सहारा लेता है वह है भाषा। भाषा के द्वारा बोलकर या लिखकर अपने मन के भावों या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो भाषा कौन सी धातु से बना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा भाष धातु, ठीक है। भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। ये पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भाष धातु से बना है भाषा शब्द, और जिसका अर्थ क्या है, बोलना। अतः भाषा का मूल रूप मौखिक है। भाषा का मूल रूप पूछा जा सकता है और उसमें ऑप्शन दिए जा सकते हैं, मौखिक है, लिखित है, वाचिक है, कौन सा है। तो आपको मौखिक पे निशान लगाना है। क्या है? मौखिक। भाषा का मूल रूप क्या है? मौखिक है। भाषा का असली रूप वही है जिसे एक मानव समुदाय बोलता है और सुनता है। सबसे पहले मानव ने बोलने की भाषा का आविष्कार किया, किंतु भाषा के उस रूप द्वारा दूर रहने वाले संबंधियों या मिलने जुलने वाले व्यक्तियों से मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान कठिन था। इसलिए मनुष्य से लिखने की भाषा का आविष्कार किया, ठीक है। सिर्फ जो बोलने की भाषा है उससे काम नहीं चलेगा, इसलिए उसने फिर किसका आविष्कार किया? लिखने की भाषा का। तो इससे हमें भाषा के दो रूप मिल गए। कितने रूप मिल गए? दो रूप। पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अगर आपका क्वेश्चन आता है भाषा के मुख्य रूप से कितने रूप हैं, तो भाई दो रूप हैं। कौन सा? मौखिक और लिखित, ठीक है। तो सभी जीवों में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान मिला है। भाषा एक मानवीय कलाकृति है। भाषा के विकास का मानव के विकास से सीधा संबंध है। यदि भाषा को प्रकृति की देन माना जाए तो यह प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। भाषा के कारण ही मनुष्य उत्तम प्राणी बन सका है। कुछ विद्वानों ने भाषा का निम्न रूप परिभाषित किया है। तो हम परिभाषा में ज़्यादा नहीं जाएंगे। परिभाषा एक प्रकार से आपको ऊपर ही पता चल गई है, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है, ऊपर ही पता चल गई है। यहाँ लिखा हुआ है अपने विचारों और भावों को दूसरों तक पहुँचाना, ठीक है, यही भाषा है, ठीक। कुछ विद्वानों के अनुसार भी अगर हम बात करें तो एक विद्वान को मैंने यहाँ लिया है जो कि महर्षि पतंजलि हैं। पतंजलि को बहुत महत्वपूर्ण व्याकरणक माना जाता है, ठीक है। वैयाकरण है ये, जो व्याकरण के ज्ञाता होते हैं उनको वैयाकरण बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं भाषा व्यक्त शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण है, वही बात है, ठीक है। आगे चलेंगे हम। अब आ जाइए भाषा की विशेषताओं पर। यहाँ आप देख सकते हैं भाषा की विशेषताएं, ठीक है। भाषा की विशेषताएं क्या क्या है? भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। विचारों के व्यक्ति की पूर्णता विश्वस्तता का सबसे सरल और सशक्त साधन है, ठीक है। यह यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ध्वनि होगा, इसमें आपको हर
अक्षर के लिए एक ध्वनि मिलेगी, जैसे आ, ठीक है, या क खा ग घा, हर अक्षर के लिए एक ध्वनि मिलेगी, ठीक है, या हर ध्वनि के लिए एक अक्षर मिलेगा, कह सकते हैं आप, ठीक है। भाषा का मूल रूप मौखिक है, जो हम पढ़ के आए पीछे, लिखित रूप उसका प्रतिरूप है ना। इसका स्वरूप ज्ञानमय है, जिसके कारण यह ज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करती है। मानव विकास में भाषा सर्वाधिक योगदान रखती है। यदि भाषा ना होती तो हम सभी गूंगों की भांति होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इस आप समझ सकते हैं कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम भाषा के विविध रूप। देखिए, समय को नष्ट ना करते हुए सीधा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये नोट्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं या अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, जो कि आपको विभिन्न एग्ज़ाम्स में आपको हेल्पफुल होंगे। चलिए, भाषा के विविध रूप देखते हैं हम। भाषा के विविध रूप, इसमें आपको सबसे पहले मूल भाषा। मूल भाषा क्या होती है? किसी भाषा परिवार की जन्मदात्री होती है, ठीक है, किसी भाषा को जन्म देने वाली होती है। हिंदी व बहुत सी भारतीय भाषाओं की मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। आप सभी को पता होगा जो हमारी हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकली है, ठीक है। तो हिंदी भाषा की मूल भाषा कौन सी हो गई? संस्कृत हो गई, ठीक है। यूरोपीय भाषाओं की इसी तरीके से मूल भाषा कौन सी है? ग्रीक व लैटिन, क्योंकि जितनी भी यूरोपीय भाषाएं हैं वो ग्रीक व लैटिन से निकली हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे आप मातृभाषा। मातृभाषा जो कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की शिक्षा हो वो मातृभाषा में दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, माता बच्चे के साथ तथा बच्चा माता व परिवार के साथ जिस भाषा में बातचीत करता है उसे ही मातृभाषा कहते हैं। इस भाषा में उस क्षेत्र में रहने वाले सभी व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उत्तर भारत की मातृभाषा हिंदी है। आप देखेंगे जितना भी उत्तर भारत है, ठीक है, उसको हम हिंदी क्षेत्र बोलते हैं, जिसमें आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, ये सभी एरियाज़ आ जाते हैं, ठीक है। कुछ और भी ज़िले आते हैं, राज्य आते हैं, जैसे बिहार भी आता है, ठीक है। ये हिंदी क्षेत्र है। यहाँ की जो भी मातृभाषा है वो हिंदी है मूल रूप से, ठीक है। तो बच्चा जिस भी वातावरण में रह रहा है और अपने उसके वातावरण में जो भी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है वो उसकी मातृभाषा है। यदि कोई पंजाबी परिवार है, ठीक है, और वो वहाँ पर उस वातावरण में रहते हुए पंजाबी भाषा सीख रहा है तो उसकी मातृभाषा पंजाबी हो गई है, ठीक है। आगे चलेंगे, प्रादेशिक भाषा। यह किसी प्रदेश विशेष की भाषा होती है। प्रादेशिक भाषा उस प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों की मातृभाषा भी होती है या हो सकती है। जैसे पंजाब की प्रादेशिक भाषा पंजाबी, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया। अब देखिए, पंजाब में मूल रूप से क्या बोली जाती है? पंजाबी, है ना, पंजाबी बोली जाती है ना मूल रूप से। तो ये पंजाब की प्रादेशिक भाषा है, ठीक है। आगे चलते हैं, राजभाषा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, राजभाषा। आप सभी को पता होगा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है, ठीक है। कहने के लिए तो हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान में कहीं भी हिंदी को लेकर के राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा को लेकर के जिक्र नहीं है। अगर संविधान में बात की जाए तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 343 से लेकर के, ठीक है, अनुच्छेद 351 तक हिंदी भाषा का जिक्र है, ठीक है। किसका जिक्र है? हिंदी भाषा का। ये याद रखिएगा, 343 से लेकर के 351 तक, ठीक है, हिंदी भाषा का जिक्र है। और किस रूप में जिक्र है? राजभाषा के रूप में। किस रूप में जिक्र है? राजभाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है, राजभाषा के रूप में जिक्र है। तो राजभाषा क्या होती है? किसी भी देश व प्रदेश में सरकारी कामकाज चलाने के लिए वैधानिक रूप से जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वह उस देश या प्रदेश की राजभाषा कहलाती है। हिंदी देखिए पॉइंट आ गया, हिंदी जो है वो भारत संघ की तथा बहुत से प्रदेशों की राजभाषा है। संसार के बहुत से देशों में मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा ने राष्ट्रभाषा एक ही होती है ना। बहुत से देशों में राष्ट्रभाषा भी एक ही होती है। राष्ट्रभाषा क्या है? देखिए, राष्ट्रभाषा वो है जो देश के अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाती है और देश के बहुल क्षेत्रों में बोली जाती है, ठीक है, जिसका प्रयोग करते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में कहीं भी हिंदी को लेकर के राष्ट्रीय भाषा का जिक्र नहीं है। वो हिंदी हमें मिलती है तो राजभाषा के रूप में मिलती है। आगे चलेंगे, सांस्कृतिक भाषा। सांस्कृतिक भाषा क्या है? जिस भाषा में किसी राष्ट्र की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, आचार, विचार और ज्ञान का भंडार निहित होता है वह उस राष्ट्र की सांस्कृतिक भाषा कही जाती है ना। इस दृष्टि से भारत की सांस्कृतिक भाषा क्या हुई? संस्कृत हुई, ठीक है। अब देखिए अगला ही पॉइंट, राष्ट्रभाषा का आ गया। जिस भाषा में किसी राष्ट्र विशेष का शासन कार्य चलता है वह उस राष्ट्र की राजभाषा कहलाती है। यह प्रायः वह भाषा होती है जिसका प्रयोग उस राष्ट्र के अधिकतर व्यक्ति करते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस राष्ट्र के अधिकतर व्यक्ति करते हैं, ठीक है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है।
ऐसा बोला जाता है, माना भी जाता है, ठीक है। और मैं भी सहमत हूँ और शायद आप लोग भी इस तथ्य से सहमत हों। परंतु संविधान में अगर बात आए, संविधान में हिंदी किस रूप में विद्यमान है, तो वो राजभाषा होगा, ना कि राष्ट्रभाषा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे चलेंगे। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज। जैसे कि देखो, इंग्लिश को आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा बोल सकते हैं, कई राष्ट्रों में बोली जाती है, और यहाँ देखो उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है ना। जिस भाषा में संसार के अधिकतर देश एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं। आज अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन गई है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि हिंदी को भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनाया जा सकता है। अगर मैं बात करूं हिंदी की, तो फिजी देश के बारे में आप जानते होंगे, मॉरिशस देश के बारे में जानते होंगे आप, ठीक है। 3D नाड देश के बारे में जानते होंगे आप। वहाँ का जो शासन व्यवस्था है वो मूल रूप से हिंदी में ही चलती है, ठीक है। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहा और अन्य देशवासियों का सहयोग रहा, ठीक है, तो हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आगे चलते हैं। विदेशी भाषा, किसी देश में पढ़ी व समझी जाने वाली किसी दूसरे देश की भाषा विदेशी भाषा कहलाती है। आज हिंदी संसार के लगभग 100 देशों में पढ़ाई जाती है। उन देशों में हिंदी की स्थिति विदेशी भाषा जैसी है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पॉइंट समझ में आया? आशा समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आगे चलेंगे। अब हम देखते हैं, देखिए ये महत्वपूर्ण बिंदु आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, ये आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, एक सेकेंड, डन। जब यहाँ देखिए 2 रूप हैं, एक साध्य और एक साधन, साधन, ठीक है, साधन। यहाँ आप देख सकते हैं साध्य, ये क्या है? जब भाषा को पढ़ाते हैं, जब हम भाषा को पढ़ाते हैं तो उसके तत्वों को जानने समझने का प्रयास करते हैं, वहाँ भाषा साध्य होती है। जब हम भाषा के ही तत्वों को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ भाषा क्या होगी? साध्य होगी। क्या होगी? साध्य। इसके अपोजिट, जब भाषा के माध्यम से अन्य विषयों को पढ़ते या पढ़ाते हैं, तब भाषा उसी पाठ की विषय वस्तु को समझाने में साधन की भूमिका निभाता है, ठीक है। यानी कि एक मीडियम, एक इंस्ट्रूमेंट की भूमिका निभाता है, ठीक है। जब दूसरे सब विषयों को समझने में भाषा साधन के रूप में इस्तेमाल हो, इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल हो, तो वहाँ भाषा साधन होगी, ठीक है। और जब हम भाषा के तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं, पहला लाइन देखिए, जब भाषा के तत्वों को समझने का, यानी आप लिंग, संज्ञा, कारक, वचन, इन सब के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, पद, शब्द, वाक्य और प्रयोज्य, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और उसके गूढ़ अर्थ को समझने की, तत्वों को समझने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ भाषा साध्य होती है, ठीक है। और जब उसी भाषा के माध्यम से आप दूसरे भाषा की या दूसरे विषय की विषय वस्तु समझने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ भाषा साधन होती है, ठीक है। छोटा सा पॉइंट है, ये आपको समझना चाहिए और आगे आने वाले टाइम में ये आपके काम आएगा। तो भाषा साधन के रूप में देखिए उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 3 उदाहरण मिलेंगे आपको। विचारों के आदान प्रदान का साधन है, समाज के पारस्परिक व्यवहार का साधन है, जीवन के सभी व्यापारों के व्यवहार का साधन है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए भाषा साध्य के रूप में, पीछे हमने पढ़ा साधन के रूप में, यहाँ देखिए साध्य के रूप में सीधा सीधा लिखा हुआ। देखिए एक लाइन याद रखिए साध्य के रूप में, व्याकरण भाषा के मूल तत्व को समझना, व्याकरण व भाषा के मूल तत्व को समझना ही भाषा साध्य के रूप में है, यही है। भाषा के साध्य रूप में अंतर्गत विभिन्न भाषाई तत्वों का समावेश होता है ना, विभिन्न भाषाई तत्वों का समावेश होता है। जब भाषा को साध्य रूप में पढ़ाते हैं तब इन बातों पर बल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर एक एक पॉइंट। पहला, छात्रों को ध्वनि, वर्ण, लिपि, शब्द परिचय, शब्द, पद, उच्चारण, वर्तनी आदि भाषिक तत्वों का ज्ञान कराना। तत्सम तद्भव, देशज, विदेशज, संकर आदि शब्द स्त्रोतों का ज्ञान कराना। शब्द संरचना के अंतर्गत यौगिक शब्दों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने वाले उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास आदि का ज्ञान, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया, इन विकारी शब्दों का ज्ञान तथा इनके लिंग, वचन, कारक आदि से परिचित कराना। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विश्वामी बोधक, निपात आदि अविकारी शब्दों से परिचित कराना। वाक्य, गुण तथा अर्थ रचना के आधार पर उसके भेदों से परिचित कराना। पदबंध, वाच्य, काल आदि का ज्ञान होना, ठीक है। तो यहाँ भाषा साध्य के रूप में और भी पॉइंट्स है, आप देख लीजिए, नीचे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको समझने के लिए। लेकिन आप मूल रूप से इतना ध्यान रखिए, भाषा साधन कब होती है और साध्य कब होती है, इतना आप समझ गए तो आगे आपको ये पॉइंट आसान लगेंगे और समझने में आसान लगेंगे, ठीक है, और आपको करने में सहायता मिलेगी, ठीक।
तो यहाँ पर ये भाषा का जो प्रारंभिक सेशन है हमारा ख़त्म होता है। आशा है आपको वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें ऐसे ही वीडियोस के लिए। धन्यवाद।